नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको पलामू टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई बताएं, जहां रांची के सिल्ली के मारदू गांव में रेस्क्यू कर लाए गए बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में छोड़ा गया। खेत से निकलते ही बाघ दहाड़ मारकर जंगल की ओर भागा और अब बेतला में टाइगर रिजर्व के कर्मचारी बाघ पर निगरानी रखे रहे। पीटीआर के अधिकारी ने बताया कि ये बाघ कुछ दिन पहले पलामू किला क्षेत्र में दिखा था और यहां से होते हुए सिल्ली तक पहुंच गया। कल मारदू गांव में एक घर में करीब 13 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद बाघ को केज में कैद किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बाघ ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तस्वीरें हम आपको जंगल की दिखा रहे हैं, जहां आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे बाघ वहां पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही उसे खेत से बाहर निकाला गया, वो भागते हुए जंगल की ओर अंदर भागा है। जो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम आपको बता दें कि कल सिल्ली के एक घर में बाघ घुस गया था, जिसके बाद लगभग 13 घंटे तक मारदू गांव में ऑपरेशन चलाया गया वन विभाग की तरफ से, ताकि इस बाघ को सुरक्षित तरीके से कैद किया जा सके। कैद कर भी लिया गया और जंगल में भी छोड़ा गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। क्या जानकारी है संजय आपके पास इस तस्वीर के संदर्भ में? देखिए, बिल्कुल जरा याद कीजिए कि 14 घंटे तक बाघ को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलना, बाघ का एक घर में बंद रहना और बाघ को अब खुली आसमान मिली है। तो जाहिर है कि फिलहाल जो बाघ को पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व के सॉफ्ट रिलीज सेंटर में छोड़ा गया है। मतलब कि अभी वो पीटीआर क्षेत्र में उस एरिया में छोड़ा गया है जहां बाघ पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके और उसे ऑब्जर्वेशन में फिलहाल रखा गया। मतलब कि बाघ की हर हरकत, उसका मूवमेंट, उसका स्वभाव को करीबी अध्ययन किया जा सके कि बाघ में जो कहते हैं कि ये जो बाघ अपने मेन एरिया से निकल गया था, उसके स्वभाव में क्या क्या बदलाव आए हैं, तो करीबी नजर रखी जा रही है। जाहिर है कि एक नियत समय के बाद जब वन अधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि बाघ का जो आचरण है वो फिलहाल सही है, तो उसके बाद उसके स्वास्थ्य का भी परीक्षण के पूरा एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में सॉफ्ट रिलीज सेंटर, जो कि देखने में खुला आसमान है, खुली जंगल है, लेकिन वास्तव में एक बाड़े के बाहर बाघ नहीं जा सकता। मतलब एक घेरा है, एक सुरक्षा चक्र के अंदर में घेरा है। तो बाघ को कुल मिला के फिलहाल वहां रखा गया है और जैसे ही ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कि बाघ जो है अब पूरी तरीके से अपने पूर्व आचरण के अनुरूप है, तो फिर इसको मेन पीटीआर का जो क्षेत्र है वहां छोड़ दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए, आज जो वन विभाग के अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि देखिए, बाघ अपने कहते कि शर्मिला जानवर है, कभी भी किसी पर आक्रमण नहीं करता। और झारखंड में अब तक जो पीटीआर का क्षेत्र है वहां कुल जंगल में रहने वाले बाघों की संख्या 3 से 4 के करीब है। यानी एक पूरा कॉरिडोर जो छत्तीसगढ़ से निकलता है और फिर वहां से झारखंड, बिहार का कैमूर होते हुए नेपाल तक जाता है। मतलब क्या समझ जाइए कि यहाँ पर अब जो है ये बाघ के जो कहते हैं कॉरिडोर, बाघ कभी रास्ता भटकता नहीं है, अपने कॉरिडोर में ही चलता है, मतलब टेरिटरी में चलता है। बाघ अपना एक क्षेत्र बनाता है। ऐसा नहीं है कि एक जो बाघ का क्षेत्र होता है वहां वो 2-2 बाघ देखेंगे। आमतौर पर जहाँ बाघ जो है छोटा क्षेत्र होता है, तो बाघ जहाँ अपनी टेरिटरी में एक ही बाघ रहेगा, वो उसका अपना शासन होता है जानवरों के बीच में, वो कभी भी दूसरे के शासन के अधीन नहीं रह सकता है। तो वाकई छोटी से बड़ी बातों का ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, उसे निगरानी में रखा जाएगा, उसके स्वास्थ्य तक की जानकारी ली जाएगी और उसके बाद उस हिसाब से आगे वन विभाग की टीम एक्शन भी लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको बोकारो से बताएंगे, जहां गोमिया प्रखंड के धरमपुर गांव में हाथियों के झुंड ने क्रशर साइट पर ही हमला बोल दिया। हाथियों ने मजदूर कलाम अंसारी को पटक पटक कर मार डाला है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के कुल्टी का रहने वाला था कलाम अंसारी। हाथियों ने क्रशर प्लांट पर जिस समय हमला किया, उस समय कमरे में 4 मजदूर सोए हुए थे। 3 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। मृत मजदूर के आश्रितों को 25,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। इलाके के लोगों का कहना है कि हाथी आए दिन घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग इस पर रोक लगाने में फेल है। यहाँ हाथियों ने पिछले 10-15 दिन से इधर आतंक मचाए हुए, कभी फसल का कभी घर का। पिछले दिन पुनू में घर गिराए, यहाँ भी एक आदमी का जान भी चला गया जो इस क्रेशर में काम कर रहा था। वो व्यक्ति जो धनबाद का रहने वाला यहाँ पे इस रेंज में अक्सर हाथियों का प्रभाव रहा है और हमारी टीम द्वारा भी पिछले हफ्ते से इस झुंड को वहाँ से सुरक्षित रीत्या दूसरे जंगल में पहुँचाने के प्रयास किया गया है।
फिर भी ऐसी घटना इस जगह होना दुखद है। और इधर गुमला के मकरा गांव में सांप के डसने से 13 साल की एक लड़की की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि सांप डसने के बाद परिवार वालों ने इलाज कराने के बदले झाड़ फूंक करा दिया और सुला दिया। आज सुबह जब लड़की नहीं उठी तो परिवार वाले उसे भरनो अस्पताल लेकर गए। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता थे कि नहीं आदमी के कारण से तोर सुबह के सांप चाहिए एखन बिहान नहीं उठलक छौआ फिर बिहान अपन से नहीं उठलक। का नाम है के? अगली खबर धनबाद से, जहां बीसीसीएल लोधना एरिया 10 में हेवी ब्लास्टिंग के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाओं के साथ गुंडों ने मारपीट की है और करीब 10 महिलाएं जख्मी भी हुई है। बस्ती के लोगों ने जोड़ा पोखर थाना में शिकायत दर्ज कराई और महिलाओं से मारपीट करने वालों की गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। जयरामपुर में आउटसोर्सिंग कंपनी हेवी ब्लास्टिंग कर रही है, जिसके कारण बड़े बड़े पत्थर लोगों के घर पर गिर रहे हैं। सोमवार को हेवी ब्लास्टिंग के कारण कई घरों को नुकसान पहुंचा और इसके विरोध में बस्ती की महिलाएं काम बंद कराकर धरने पर बैठी हुई थी। धरने के तीसरे दिन गुंडों ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। आदमी आया बागडीगी का पूरा 150 आदमी मतलब 40-50 को गाड़ी था, मतलब बागडीगी का आदमी था हेमंत पासवान, उसके साथ आदमी था बहुत। उसको देखे उसका फेस में गमछा बंधा नहीं था, बाकी सब आदमी के मुंह में गमछा बंधा हुआ था। वो नहीं देखे, हम लोग सिर्फ लाठी और बंदूक और चाकू ही देखे उस लोग के पास। और इधर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान में जामताड़ा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। 25 लाख रुपए कैश, लग्जरी कार के साथ 2 हाई प्रोफाइल ठग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गायछंद मोहल्ले में परेश मंडल में रहकर ये साइबर अपराध को अंजाम दिया करते थे। गिरफ्तार प्रदीप मंडल, रघुवीर मंडल की पुलिस को लंबे समय से तलाश भी थी। इन साइबर अपराधियों का लंबा गठजोड़ रहा है। ये बैंक से गोपनीय जानकारी एकत्रित कर साइबर ठगी का काम करते थे। अब तक की जांच में ये पता चला है कि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के कई लोगों ने इन लोगों से साइबर ठगी की है। परेश मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा हम लोग को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी एपीके फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो पे आईडी है उनमें इन लोग ट्रांसफर करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके पे आईडी में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल कर। और बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां सीकदेरी इलाके में उत्पाद विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई कर दी है और 50 लाख से ऊपर की शराब को बरामद किया गया। उत्पाद विभाग की एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो के आधार पर मिनी शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 650 पेटी अवैध विदेशी शराब के साथ 500 लीटर अवैध शराब को बरामद किया गया। मौके पर खाली बोतल, अलग ब्रांड के स्टिकर, कॉर्क सहित कई चीजें बरामद हुई। इस दौरान 5 संदिग्धों को पकड़ा गया है। अवैध मिनी शराब फैक्ट्री का संचालन ठीक लाइसेंसी बॉटलिंग प्लांट के बगल में किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। बॉटलिंग प्लांट की भी जाँच की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर झारखंड सरकार लालू परिवार पर निशाना साधा। रांची में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बारूद झारखंड के ढेर पर बैठा है, ये कहा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। घुसपैठ और आदिवासियों के धर्मांतरण में केंद्रीय मंत्री ने चिंता जताई और कहा कि यहाँ के लोग इस मुद्दे पर दलगत भावना से ऊपर उठ जाएं। वहीं लालू परिवार पर निशाना साधते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद से अपना परिवार तो नहीं संभल रहा, वो अपनी पार्टी क्या संभालेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिलने वाली है। आज एक तरह से बारूद के ढेर पर, और ये बारूद का ढेर है झारखंड जमाल टोला को लेकर के। और मैं यहाँ के आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी नेताओं से कहूँगा, दलगत भावना से उठ करके जमाई हटाओ आंदोलन चला। लालू प्रसाद यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज जो हालात है वो अपने परिवार को तो संभाल ही नहीं पा रहे हैं।
बेटा रिवोल्ट किए हुए हैं और आने वाले दिन में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अगली खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर गंगाराम अस्पताल में इलाज करा रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हालचाल जाना है। उन्होंने खुद अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात तक की और शिबू सोरेन की तबीयत की जानकारी भी ली। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, अस्पताल में शिबू सोरेन का हालचाल जानने के लिए खुद राष्ट्रपति पहुंची है। तस्वीरें सामने आ रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। वो सर गंगा राम अस्पताल में इलाज करा रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का हालचाल जानने के लिए पहुंची थी और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने मुलाकात की है। उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो अस्पताल परिसर की है। सर गंगाराम अस्पताल जो दिल्ली में स्थित है, वहां पर उनके पिता शिबू सोरेन का इलाज चल रहा है। और झारखंड में इंडी गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और जेएमएम के बीच तीखी बयानबाजी जारी है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि संथाल में तभी तक कांग्रेस का अस्तित्व है जब तक वो जेएमएम के साथ है। जेएमएम के इस बयान पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई और इधर कांग्रेस और जेएमएम में जारी जुबानी जंग पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। कांग्रेस जब तक हमारे साथ है तब तक संथाल कांग्रेस के साथ, क्योंकि संथाल परगना गुरुजी को प्यार करता है, हेमंत बाबू को चाहता है, जेएमएम को चाहता है। हम सिक्का के दो पहलू हैं। एक पहलू हम अगर हैं तो एक पहलू झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उसमें से अगर एक पहलू भी अगर निकल गया तो वो सिक्का खोटा हो जाता है। तो हमें यह लगता है कि बयान उचित प्लेटफॉर्म पर देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बयान ऐसा ना हो जिससे कि गठबंधन के अंदर किसी प्रकार का कोई असंतोष पैदा हो। वस्तुतः जेएमएम की सरकार है और जेएमएम के बिना तो कांग्रेस को अब खुद सोचना चाहिए कि जेएमएम ने तो उनके अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह उठा दिया। वही उस एरिया से उनके मंत्री भी आती हैं और बड़े नेता भी आते हैं, सांसद भी हैं, फिर उसके बाद भी अगर इनका अस्तित्व नहीं है संथाल में तो जेएमएम इनको शीशा दिखाते रहेगा, इनको धकियाते रहेगा, लेकिन ये पकड़ के पैर फिर भी गठबंधन में बने रहेंगे। और केंद्र सरकार ने धनबाद के झरिया के भूमिगत आग प्रभावित इलाकों के लिए 5,940 करोड़ के मास्टर प्लान को मंजूरी दी। प्रभावित इलाकों में रहने वालों के पुनर्वास, प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के रोजगार पर पैसे खर्च होंगे। केंद्र सरकार की कोशिश है कि अग्नि प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए और इसके लिए कौशल विकास पर जोर भी दिया गया। यानी सरकार प्रभावित लोगों को खतरनाक जगह से न सिर्फ सुरक्षित जगह पर बसाएगी बल्कि उनकी आजीविका की व्यवस्था भी करेगी। कैबिनेट की बैठक में इस मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है और इसके पहले भी धनबाद जिले में आग, भूस्खलन, पुनर्वास से निपटने के लिए झरिया मास्टर प्लान को केंद्र सरकार ने अगस्त 2009 में मंजूरी दी थी। इस मास्टर प्लान को लागू करने की अवधि 10 साल और लागू करने से पहले की अवधि 2 साल की थी। इस योजना की समय सीमा 2021 में समाप्त हो गई, लेकिन वो प्लान सफल नहीं हो पाया। अब नए मास्टर प्लान से उन लोगों को उम्मीद जागी है कि जो खतरनाक तरीके से भू-धसान अग्नि प्रभावित इलाकों में रह रहे हैं। झरिया में करीब 100 साल से कोयला खदान में आग लगी हुई है। वो हिस्सा जहाँ पे कोल की बहुतायत रहती है, ये दामोदर रिवर के साथ लगा हुआ धनबाद का एरिया, यहाँ पर झरिया कोल फील्ड है। इस तरह की परिस्थिति रहती है। रात में देखो कई जगह पे जमीन में से आग निकली हुई दिखाई देती है। कई जगह जमीन धंस जाती है क्योंकि नीचे आग लगने के कारण जो कोयला था वो कोयला प्रैक्टिकली फिनिश हो गया, तो वहाँ पे वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, तो उसके कारण फिर जमीन धंस जाती है। तो ये सब्सिस्टेंस का एक बड़ा एग्जाम्पल है आपके सामने। तो अब आज जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ है नया मास्टर प्लान 5,940 करोड़ रुपए का है और इसमें फंडामेंटल चेंजेस जो आए वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल रीस्ट्रक्चरिंग। झरिया के भूमिगत आग प्रभावित इलाकों के लिए 5,940 करोड़ के मास्टर प्लान की मंजूरी पर कांग्रेस और जेएमएम ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा कि जितने का हकदार झरिया है उतना आज भी नहीं मिला। अगर झरिया का मास्टर प्लान स्वाभाविक तौर पे अगर लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं झरिया को संरक्षित करने की दिशा में भी एक अच्छी पहल होगी, एक अच्छी बात होगी।
लेकिन इसमें केंद्र सरकार को ईमानदारी रखना होगा। साफ नीयत, साफ नीति के साथ झरिया पर अगर उनका फोकस है तो हमें यह लगता है कि एक अच्छी बात भी है, एक अच्छी पहल भी है। मुझे लगता है जितनी राशि की आवश्यकता थी उतनी राशि का अभी भी व्यवस्था केंद्र सरकार ने नहीं किया है। जो किया है वो नाकाफी है। हम उम्मीद करेंगे आगे चल के और ज़्यादा वहाँ पैसे की आवश्यकता होगी, योजनाओं को और ज़्यादा स्वीकृत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पूरा क्षेत्र कोयला खनन से प्रभावित होता है। केंद्र सरकार ने जो नया मास्टर प्लान बनाया है कई हजार करोड़ का, इसका स्वागत है। और मुझे लगता है एक बार झरिया के नागरिकों को भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि जो नागरिकों की सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। तो कुछ भी आप किसी को भी वहां से हटाएंगे तो उससे पहले उनको अच्छे से कॉन्फिडेंस में लेकर इस मास्टर प्लान को लागू करना चाहिए। क्योंकि और अगली खबर राजधानी रांची से आपको बताएंगे, जहां इंडाल्को एल्यूमिनियम कारखाने के सामने मजदूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूर न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए से बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि 350 रुपए की मजदूरी काफी कम है। मजदूरों के समर्थन में दिल्ली से जेएमएम विधायक अमित महतो भी उतर आए। विधायक ने हिंडाल्को एल्यूमिनियम प्रबंधक को पत्र लिखा। प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का कहना है कि जिस मजदूर यूनियन का निबंधन रद्द हो गया है उसको मान्यता देकर मजदूरों के हितों में जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जो उचित नहीं है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची को मिलेगा नया फ्लाईओवर। अरगोड़ा चौक से चापू टोली तक फ्लाईओवर मिलेगा। 1.75 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईओवर होगा। हरमू फ्लाईओवर की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर की होगी। कार्तिक उरांव चौक से मेगा मार्ट तक, करमटोली से साइंस सिटी तक फ्लाईओवर की लंबाई 2.2 किलोमीटर की होगी। मुक्तिधाम से रेडिसन ब्लू तक फ्लाईओवर की 4 फ्लाईओवर का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे जारी भी किया गया है। और इसी पर सत्ता पक्ष का कहना है कि इंडी गठबंधन की सरकार राज्य का तेजी से विकास कर रही है। वहीं बीजेपी घोषणा करने की नहीं, काम समय पर पूरा करने को कह रही है। सरकारें विकास के लिए ही काम करती है और केंद्र सरकार अगर उसमें सहयोग करे तो विकास और तीव्रता से आगे बढ़ती है, विकास और अधिक मजबूती के साथ धरातल पे उतरता है। लेकिन दुख है कि केंद्र की सरकार इस राज्य के साथ लगातार सोचेलापन का व्यवहार कर रही है। तो हमें लगता है कि अब वो व्यवहार से उनको मुख मोड़ लेना चाहिए। पहली बार कोई एक दूरदर्शी सोच का व्यक्ति मिला हेमंत सोरेन के रूप में, और कैसे इस राजधानी को संवारा जाए उसकी एक विस्तृत परिकल्पना उनके जहन में थी। उस परिकल्पना को ही साकार करने का काम किया जा रहा है। जो फ्लाईओवर लोकार्पण हो गए, हालांकि विरोधी हमारे विरोध उसका भी कर रहे थे। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छी चीजों की सराहना करनी चाहिए। अगर इस राज्य सरकार ने इन फ्लाईओवर्स के प्रारूप को सोचा है तो भाई इसका स्वागत है, लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होता। ये सरकार लंबे समय तक प्रोजेक्ट्स को डिले कराने के लिए जानी जाती है। तो मुझे लगता है अगर आप जिसका शिलान्यास कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी करें तो कोई बात होती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।